अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों, लीगल एडवाइज़री वाई के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस कंटिन्यूटी के साथ रिसीव होती रहें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल पूछना है या कोई डिफ़िकल्टी है या कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप मौजूद हमारे नंबर पर हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेंट अंडर पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887 के बारे में। इस टॉपिक पर अभी बात करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बातों को अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में देखा कि वो पंजाब से डील करता है, लैंड से डील करता है और रेवेन्यू से डील करता है। इसी तरह से ये एक्ट जो है ये भी पंजाब से डील कर रहा है और यहाँ पे टेनेंसी से डील कर रहा है। टेनेंसी जब आपके दिमाग में आता है तो टेनेंसी से मुराद आप फ़ौरन समझते हैं कि कोई भी किरायादारी का मुआहिदा, ठीक है, रेंट का मुआहिदा। तो ऐसी सूरत में एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको वाज़े कर देना चाहती हूँ वो ये है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है इसका इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पर होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके सेक्शन 4 के में जाते हैं यानी कि डेफिनेशन क्लॉज में जाते हैं और हम इसमें वर्ड लैंड को पढ़ते हैं तो वो कौन सी लैंड है? लैंड मीन्स लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग in a town or village and is occupied or has been let for agricultural purposes or for purposes subservient to agriculture or for pasture and includes the sites of buildings and other structures of such land on such land। तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये सेक्शन हमें पर्टिकुलरली बता रहा है कि ये एक्ट जिस लैंड से डील कर रहा है वो लैंड जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड है। कोई भी ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है या उस पर्पस से रिलेटेड किसी भी काम में इस्तेमाल हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। और उस पर बनने वाला जो रेंट का एग्रीमेंट है, जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, वो एक एग्रीकल्चरल लैंड का टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ज़मीन जिस पर के कोई फसलें उगती हों, कोई बाग हो जिसका ठेका दिया जाना हो, कोई वहाँ पर उसके उसी ज़मीन पर जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वहाँ पर कोई ट्यूबवेल लगाया जाए, वो उसके ऊपर लगा हुआ फिक्सचर वो भी उसी का हिस्सा समझा जाएगा। वहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग अगर बना दी गई है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो जिसको कि इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, मिसाल के तौर पर खादों की जो हैं वो बोरियां रखने के लिए या वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले बैलों को बांधने के लिए या जो इसमें काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले औज़ार हैं उन्हें रखने के लिए, तो क्योंकि वो प्रॉपर्टी या वो बिल्डिंग उस के ऊपर है तो बिल्डिंग ही उस एग्रीकल्चरल लैंड पर, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, ठीक है, लिहाजा वो भी उसी का ही हिस्सा कहलाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन के स्टार्ट में ही उन्होंने स्पेसिफिकली बार कर दिया कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी इमारत जो कि किसी टाउन में है या किसी विलेज में है जिसका मकसद एग्रीकल्चरल नहीं है वो इसके अंदर नहीं फॉल करेगी। तो लिहाजा जब अर्बन एरियाज़ में जो रेंट के एग्रीमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर जो लॉ इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, ठीक है। इससे पहले ये एक ऑर्डिनेंस था जिसको कि रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस कहा जाता था। तो जब आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कोई रेंट का एग्रीमेंट आएगा या कोई रेंट का मैटर आएगा तो वहाँ पर आपका ये वाला एक्ट जो है पंजाब टेनेंसी एक्ट, ठीक है, ये एक्चुअली वहाँ पर
इस्तेमाल होगा। आपने इस एक्ट को खोलना है, इस बुक को देखना है, ठीक है। और इसके मुताबिक जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है, टेनेंट की डेफिनेशन है या रेंट की डेफिनेशन है, उस पर जाना है। तो जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, जो रेंट का एग्रीमेंट है, उसमें हमेशा दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट। लैंडलॉर्ड कौन है, यहाँ पे मैंने सेक्शन को ब्रेक करके लिखा है। जब आप इसको वन बाय वन पढ़ेंगे तो एक तो आपको याद करने में आसानी होगी कि जब आपने पेपर में लिखना है तो इस सेक्शन में कितने सारे पॉइंट्स थे, और दूसरे ये कि आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन को जब आप ब्रेक करके पढ़ते हैं तो ही आपको उसकी असल हैयत का पता चलता है, आपको एक्चुअल बात समझ में आती है कि वो बीच में कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात दो लाइनों के दरमियान की जो लाइन होती है वो बेसिकली या तो किसी एक्सेप्शन पर मुश्तमिल होती है या फिर उसमें किसी किस्म की कंडीशंस का जिक्र होता है, ठीक है। तो लिहाजा इस सिचुएशन में अगर आप पहले और तीसरी लाइन को मिला के पढ़ें तो आपको बात ज़्यादा वाज़ेह समझ में आती है। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि लैंडलॉर्ड कौन है तो हमें पता क्या चलता है कि जब भी हमने को टेनेंसी एग्रीमेंट करना है तो उसमें एक लैंडलॉर्ड होगा और एक टेनेंट होगा, ठीक है। अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड, एक शख्स जिसके अंडर एक दूसरा शख्स जो है, जिसको कि टेनेंट कहा जाता है, वो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इस्तेमाल करता है। एंड टू होम द टेनेंट इज़, और जिसको के टेनेंट ने, और बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर किसी ख़ास कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड, ठीक है, जिसके लिए वो उसको पे करेगा, रेंट पे करेगा उस लैंड के अगेंस्ट। शेल इंक्लूड अ लेसी ऑफ सच पर्सन एंड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो यहाँ पर उन्होंने लैंड लॉर्ड को किस तनाजुर में डिफ़ाइन किया है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी का राइट होगा तो किसी की ड्यूटी होगी। कोई उस स्टूडेंट्स होते हैं तो कोई टीचर होगा ना, स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर कैसे कहलाएगा। को पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो पढ़ाने वाला कैसे कहलाएगा। इसी तरह ही जब एक शख्स का कोई टेनेंट ही नहीं होगा तो वो उसका लैंडलॉर्ड कैसे कहलाएगा। तो लैंडलॉर्ड जो है वो बेसिकली एक टेनेंट के तनाजुर में उन्होंने बताया कि एक ऐसा शख्स है जिसकी के ज़मीन को कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल करेगा और उसके बदले में वो उसको वो अमाउंट पे करेगा जिसको कि वो रेंट कहा जाता है। और वो अमाउंट जो है फिर लैंडलॉर्ड को फर्दर उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दिया कि लैंडलॉर्ड में कौन कौन शामिल है। एक तो वो एक्चुअली जो उसका ओनर है वो हो सकता है, या अगर वो मर जाए तो जो उसके प्रीडिसेसर या सक्सेसर्स होंगे वो होंगे, यानी उसके कोई माँ बाप या उसके बच्चे और बीवी। और इसके अलावा जो है उसने अगर आगे प्रॉपर्टी को लीज़ किया हुआ है तो उसकी जो लेसी होगा वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा। इसी तरह से जो टेनेंट है वो कौन शख्स होगा। टेनेंट को जब डिफ़ाइन करता है सेक्शन 4 तो वो कहता है अ पर्सन, एक शख्स, हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर, जो एक और शख्स की प्रॉपर्टी को जो है वो होल्ड करेगा, इज़ और बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट वुड बी लाइबल टू पे रेंट फॉर द लैंड टू दैट अदर पर्सन, और वो लाइबल होगा वो रेंट पे करने का उस लैंड लॉर्ड को अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी। और अब आप ये देखें यहाँ पे क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि जहाँ पर के जो लैंड लॉर्ड है वो रेंट लेने का मजाज है और जो टेनेंट है वो रेंट देने का उसको ड्यूटी बाउंड है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है वो टेनेंट को उन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने इसमें ही टेनेंट में भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया उस चीज़ को, इसकी डेफिनेशन को भी एलेबोरेट करते हुए उन्होंने जब रेंट जो टेनेंट की डेफिनेशन है उसको भी जब एलेबोरेट किया तो उसमें भी स्पेसिफिकली ये बात इंक्लूड कर दी कि यहाँ पे भी स्पेसिफिकली ये बात नहीं लिखी कि रेंट जो है वो डायरेक्टली सिर्फ बस लैंडलॉर्ड को ही देने का मजाज होगा, बल्कि जैसे कि उन्होंने लैंडलॉर्ड में सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स को उसके इंक्लूड किया उसकी डेफिनेशन में, यहाँ पे भी टेनेंट के लिए जो है उसको ऑब्लिगेटरी कर दिया कि वो अगर ख़ुद नहीं होगा, लैंडलॉर्ड नहीं होगा, तो जो उसका टेनेंट है उसके प्रीडिसेसर्स या सक्सेसर्स जो है उनको रेंट पे करने का के लिए वो बाउंड होगा। लेकिन उसमें कौन लोग शामिल नहीं होंगे, मॉर्गेजीज ऑफ द राइट
of a landowner or person to whom a holding has been transferred or an estate or holding has been let in form under the provisions of this act for the recovery of areas of land revenue or of a sum recoverable as such as an area. ठीक है. or a person who takes from government a lease of unoccupied land for the purpose of subletting it. तो ये लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे. अब रेंट क्या चीज़ है? रेंट वही कहता है कि वट एवर इज पेएबल टू अ लैंडलॉर्ड. ठीक है. वट एवर इज पेएबल, जो भी कुछ जो पे किया जाएगा किसको? टू अ लैंडलॉर्ड. कैसे? इन शेप ऑफ मनी और काइंड. पैसों की शक्ल में हो सकता है, फसल की शक्ल में हो सकता है, किसी सर्विसेज की शक्ल में हो सकता है. कौन पे करेगा? बाय अ टेनेंट. क्यों करेगा? ऑन अकाउंट ऑफ द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम. उस किसी दूसरे की ज़मीन को जो उसने होल्ड की हुई है या उसे उसने इस्तेमाल किया है, उसके रेंट के तौर पे, उसे उसके बदले के तौर पे कर रहा है. बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सेस और अदर कंट्रीब्यूशन और ड्यू और एनी फ्री पर्सनल सर्विसेज. तो क्या क्या शामिल नहीं है इसमें? सेस, कोई दूसरी जो विलेज में कंट्रीब्यूशंस की जा रही हैं वो, या कोई एरियर्स हैं जो ड्यू हुए हुए हैं, या कोई भी पर्सनल सर्विसेज जो विदाउट कॉस्ट किसी के लिए सर अंजाम दे रहा है, वो रेंट नहीं कहलाएंगी. और यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है शेल का. तो शेल का वर्ड जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ ये चीज़ मैंडेटरी है कि ये ऐसे ही होगी. इसमें ना तो कोई ऑप्शन है और ना ही किसी की कोई डिस्क्रिशन शामिल होगी. ये जैसे लिखा गया है इसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाना ज़रूरी है. जी, तो ये तो हमने इसका एक सिस्टम देख लिया कि टेनेंसी एक्ट में बेसिकली होगा क्या. लैंड कौन सी होगी? उस पे लैंडलॉर्ड होगा और फिर टेनेंट होगा और वो रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को. अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इसके साथ पहले तो हम ये देखते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस कौन सी हैं. जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिपॉजिट ऑफ रेंट का, उसकी रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 31 और 32 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 हैं. आम हालात में ये रेंट किसने किसको पे करना है? अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक नॉर्मल हालात में लैंडलॉर्ड ने जो है वो रेंट रिसीव करना होता है और टेनेंट जो है ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को इन टाइम पे करे, जो भी उसका टाइम बन रहा है. ठीक है. लेकिन अगर एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनका भी आगे हम जिक्र करेंगे, जो कि 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि अगर वो हालात हों तो उस सूरत में जो टेनेंट है उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि वो फिर उस अमाउंट को, जो रेंट की अमाउंट है, उसके लिए वो दोबारा लैंडलॉर्ड के पास जाए, बल्कि वो अदरवाइज़ जो रेमेडी है वो ऑप्ट करेगा और उसके लिए जाएगा. अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या हो अगर लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट की अमाउंट लेने से इनकार कर देंगे, तो उस सूरत में टेनेंट क्या करेगा? क्या टेनेंट उस अमाउंट को पे नहीं करेगा? क्या वो पैसे अपने पास रखेगा और कहेगा ठीक है नहीं लेता तो ना ले, मैं क्या करूं? ठीक है. यहाँ पे पहले तो ये बात समझें कि हम ये देख रहे हैं सिचुएशन के जहाँ पर कि टेनेंट डिपॉजिट कराना चाहता है, देना चाहता है अमाउंट, यानी कि टेनेंट जो है उसकी बोनाफाइडिस शो हो रही हैं, उसकी नेक नियति साबित हो रही है यहाँ पर कि वो ये चाह रहा है कि वो अमाउंट पे करे, रेंट की अमाउंट पे करे. लेकिन जो कि आम हालात, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लैंडलॉर्ड जो है वो बाउंड है और वो लेता है, उस अमाउंट को रिसीव करता है, क्योंकि वो उसके ही लिए एंटाइटल्ड है और वो उसको रिसीव करना उसके लिए ज़रूरी है. और उसने इसी बात के लिए बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट भी की थी ताकि उसको वहाँ से रेंट मिले.
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो टेनेंट है वो तो बोनाफाइडली रेंट पे करने के लिए तैयार है, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, या वो उसको इनकार कर रहा है, या कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहाँ पे टेनेंट को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको रेंट पे करना है, कोई एम्बिग्विटी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई जो है इल्यूजन्स हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, तो उस सूरत में लॉ ये कहता है, सेक्शन 31 ये कहता है कि फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके वो अमाउंट जमा करवा देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब इजेक्टमेंट है टेनेंट की, टेनेंट को जो निकाले जाने के लिए जो ग्राउंड्स इस्तेमाल करता है लैंडलॉर्ड नॉर्मली, उनमें से ये भी एक ग्राउंड होती है, बहुत सारे और ग्राउंड्स के साथ। ये बहुत ही पावरफुल ग्राउंड है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड जाकर ये कहता है कि जी टेनेंट ने पिछले इतने अरसे से मेरा जो रेंट है वो पे नहीं किया मेरे प्रॉपर्टी का, लिहाजा क्योंकि ये रेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट कर गया, इसलिए इसको मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी से इजेक्ट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि जहाँ पे कि टेनेंट तो बोनाफाइडली रेडी है अमाउंट पे करने के लिए, लेकिन टेनेंट नहीं ले रहा, लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा, या वो इस तरीके से कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जहाँ पर कि टेनेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने लैंडलॉर्ड को कब और कैसे पैसे देने और किस लैंडलॉर्ड को देने, एक से ज़्यादा अगर लैंडलॉर्ड हो जाते हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, तो अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए कि कल को जो भी लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी का डिटरमिन होता है या एक्चुअली है, वो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसके अगेंस्ट रिजेक्टमेंट पिटीशन ना फाइल कर दे, इस बात से अपने आप को बचाने के लिए जो टेनेंट है वो अपनी बोनाफाइडिस को शो करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न जो है उसके पास जाएगा और वहाँ उस अमाउंट को जमा करवाना शुरू कर देगा। यहाँ ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने रेंट की डेफिनेशन पढ़ी, तो रेंट में तो दोनों तरह के रेंट्स आ जाते हैं, प्रोसीड भी आ जाती है या कैश भी आ जाता है, यानी कि काइंड का जिक्र भी है और कैश का जिक्र भी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन डील कर रहा है, ये सिर्फ कैश रेंट की बात कर रहा है, ये काइंड की बात नहीं कर रहा, ये कुछ सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि जिसके लिए जो टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाए और वो जाके वो फसल या वो चीज़ जो है वहाँ पे रखवाए या उसको जाके कहे कि तुम ये काम करवा लो उसके बिहाफ पे मेरे से, नहीं, क्योंकि कैश ही जो है ना वही डिपॉजिट करवाया जा सकता है, वही वहाँ से विड्रॉ करवाया जा सकता है। तो इसके बाद अब हम आते हैं ग्राउंड्स के ऊपर। सबसे पहली ग्राउंड वो है जहाँ पे कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर देता है रेंट अमाउंट लेने से। ठीक है, जहाँ वो स्पेसिफिकली उसको कह देते हैं कि ठीक है मैंने नहीं रिसीव करना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना दो, या कुछ इस किस्म की जो है वो बिहेवियर कायम कर लेता है, जैसे उसको कहता है कि शाम को आ जाओ मुझे देने के लिए, और शाम को कहीं पे चला जाता है, या मतलब उसे अवॉइड करता है किसी भी तरीके से कि लैंडलॉर्ड जो है उसको वो अमाउंट ना मिल सके, या वो टेनेंट को जो है ना फ्लैटली कह देता है कि मैंने तुमसे नहीं लेने पैसे, तुम रहने दो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ग्रेजुअली जब ये 2-3 महीने तक वो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो उसके बाद लैंडलॉर्ड ये प्ली लेके उसको वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी से इजेक्ट करवा सकेगा। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में टेनेंट को जो है बहुत होशियारी से चलना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन वो है जहाँ पर के लैंडलॉर्ड जो है पैसे तो रिसीव कर रहा है, लेकिन वो कोई रसीद नहीं इशू कर रहा। तो जब बहैसियत वकील आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे आगे कहता है जी कि देखें जी मैंने तो पिछले पूरे साल के जो है रेंट अपना वो पे किया है, और मैं बाकायदगी के साथ पैसे जाके लैंडलॉर्ड को देता रहूँ, और अब आज ये उठ के आ गया कोर्ट ऑफ लॉ में, ये मुझे कह रहा है कि जनाब ये मेरे खिलाफ रिजेक्टमेंट फ़ाइल कर रहा है कि मैंने रेंट जो है वो वक्त पर पे नहीं किया। तो आप सबसे पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इस चीज़ का, क्या तुमने कोई रसीदें नहीं थी, तुमने कोई लिखत पढ़त की थी अपने लैंडलॉर्ड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो टेनेंट है वो हर दफ़ा रसीद वसूल करे रेंट पे करने के बाद। और दूसरी बात ये कि अगर वो रसीद उस तरह से लिखी हुई शक्ल में नहीं है, तो वो फिर लैंडलॉर्ड का कोई अकाउंट नंबर ले ले और वहाँ पे जमा कराए, ताकि डिपॉजिट रसीद जो है वो उसके पास मौजूद हो एज एन एविडेंस, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और कोई भी इसके अगेंस्ट ओरल एविडेंस जो पेश की जाएगी उसको ये एक्सक्लूड कर सकती है। लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार है
टेनेंट के हाथ में कि वो अपनी बोनाफाइडी को शो करने के लिए इस सिचुएशन में कि जहाँ पर कि जब भी वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है और अमाउंट पे करता है तो वो उससे रसीद ले। अब अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ करता है रसीदें देने से वक्त पर, तो फिर जो टेनेंट है वो उस सूरत में उस अमाउंट को जाके रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा करवा देगा, क्योंकि ऐसी सूरत में कि जबकि उसको रसीद ही नहीं दी जा रही लैंडलॉर्ड की तरफ से, तो कल को वो साबित कैसे करेगा कि उसने कौन कौन सी डेट को अमाउंट पे की थी। ठीक है, तो लिहाजा ये सेकंड ग्राउंड है। फर्स्ट ग्राउंड वो है जहाँ पे कि लैंडलॉर्ड जो है वो अमाउंट लेने से ही रिफ्यूज़ कर रहा है, और सेकंडली जो ये ग्राउंड है, सेकंड ग्राउंड ये है कि जहाँ पे वो अमाउंट तो रिसीव कर रहा है लेकिन वो उसके अगेंस्ट कोई रसीद नहीं दे रहा जो कि इसका जो है रिकॉर्ड बना सके टेनेंट कि उसने कब कब जो है अमाउंट पे की है अपनी रेंट की। ठीक है, तीसरी सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है जहाँ पर एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं और टेनेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने एक्चुअली किसको पे करना है। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए जो है उसके साथ टेनेंट का एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद वो उसको पे कर रहा था। उसके बाद मिस्टर ए जो है वो फौत हो गया और उसके 3 लीगल ईयर्स बी सी और डी आ गए। अब टेनेंट को क्योंकि ये नहीं पता कि एक्चुअली अब इनमें से प्रॉपर्टी किसके नाम है, क्या इन तीनों के नाम है, किसी एक के नाम बाबा जी जाने से पहले गिफ्ट कर चुके थे, ये क्या सिचुएशन है। तो ऐसी सूरत में कि जहाँ पर के कोई कन्फ्यूजन हो टेनेंट को लैंडलॉर्ड्स के बारे में, तो फिर वहाँ पर ये उसके पास एक राइट हासिल हो जाता है कि वो अपनी बोनाफाइड्स को बरकरार रखते हुए और ये बताते हुए कि मैं इस प्रॉपर्टी पे रहना चाहता हूँ, मुझे ये भी इसको इस्तेमाल करना है और मैं इसका रेंट देने को तैयार हूँ, और वो वहाँ पे रेंट जमा करवा देता है किसके पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास। चौथी सिचुएशन वो है जहाँ पर कि वो प्रॉपर्टी जो कि इसको आगे रेंट की गई है टेनेंट को, वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है और उसको ये नहीं पता कि मैंने मॉर्गेजर को पे करना है या मॉर्गेजी को पे करना है। तो ऐसी सूरत में अगर कन्फ्यूजन हो जाती है और जो टेनेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं समझ आता कि मैं किसको पे करूं कि कल को दूसरा मुझे आके ना ब्लेम करे कि एक्चुअली तो मेरा राइट बनता था, तुमने मुझे पे करना था जो तुमने नहीं किया। तो उसके हल के लिए वो फिर कोर्ट में चला जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास चला जाता है और उसको जाके कहता है कि जनाब आप मेरे ये पैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर लें, ताकि कल को जब जो है उनका आपसी झगड़ा ख़त्म हो जाए और ये बात क्लैरिफाई हो जाए कि वो अमाउंट एक्चुअली मॉर्गेजर को देनी थी या मॉर्गेजी को देनी थी, तो फिर वो वहाँ से जाके अपनी अमाउंट जो है उसको रिकवर करवा ले। अब ये सारा जो प्रोसीजर है ये चलेगा कैसे रेंट के सिलसिले में, कि कैसे अमाउंट जो है वो टेनेंट जाके लैंड उसके पास रेवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट करवाएगा, जबकि जो है वो लैंडलॉर्ड उसको अमाउंट को लेने से इनकार कर रहा है, रेंट को रिसीव करने से इनकार कर रहा है या किसी किस्म की एम्बिग्विटी है। तो इसका जो प्रोसीजर है सेक्शन 31 के मुताबिक उसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे देखेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा कि टेनेंट मे अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर थ्रू एन एप्लीकेशन। टेनेंट जो है सबसे पहले क्या करेगा कि वो जब ये सिचुएशन देखेगा कि उसका रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा या वो नहीं, उसे नहीं समझ आ रही कि उसने किसको पे करना है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जाएगा और रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न जो है उसको एक एप्लीकेशन देगा और वो एप्लीकेशन जो होगी वो उसके क्या कंटेंट्स होंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, उसमें उस एप्लीकेंट का नाम होना ज़रूरी है, उसमें वो ग्राउंड्स जो हमने चारों ग्राउंड्स अभी पीछे डिस्कस किए उनमें से जो ग्राउंड उसके मैटर पर उसकी केस पर से रेलिवेंट है उसका जिक्र होगा, और इसके अलावा जो भी किसी भी किस्म के फर्दर को पर्टिकुलर्स या डिटेल्स अगर वो देना चाहता है उससे मुतालिक तो वो उस एप्लीकेशन में लिखेगा। सेकेंडली फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके बारे में सेक्शन कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर शेल एग्जामिन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन एप्लीकेशन। अब यहाँ वर्ड है रेवेन्यू ऑफिसर के साथ शेल का, तो ये उसकी ड्यूटी है कि रेवेन्यू ऑफिसर उस ग्राउंड को, जिस ग्राउंड पर के वो ये अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करवाने के लिए आया है टेनेंट, उसको एग्जामिन करे कि क्या वाकई ही हकीकत में ऐसा है या नहीं है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसकी मर्ज़ी है कि वो उस ग्राउंड को कंसिडर करे या ना करे, उसको उस ग्राउंड के बारे में स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है, ये उसकी ड्यूटी है। और जब वो इस बात पर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि इन चारों ग्राउंड्स में से या
कोई एक या दो या जौन सी भी ग्राउंड जो है जिसके बुनियाद पर टेनेंट उसके सामने आया है और रेंट सबमिट करवाना चाहता है उसके पास, क्योंकि लैंडलॉर्ड ऊपर दी गई चारों वजूहात में से किसी भी वजह से उससे रेंट की अमाउंट रिसीव नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में जो टेनेंट है जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो टेनेंट की अमाउंट रिसीव करेगा, अपने पास डिपॉजिट करवाएगा। और इसमें दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं रेवेन्यू ऑफिसर के लिए देखने के लिए कि पहली बात तो ये कि जो ग्राउंड उसने दी है वो उसने बोनाफाइडी के साथ बताई है, सच्चाई के साथ बयान की है, नेक नियति से बयान की है और वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्या वो इस बात के लिए तैयार है, टेनेंट वो रेडी है कि वो जो अमाउंट है कि जो अखराजात आने हैं लैंडलॉर्ड को बुलाने के लिए, इस बात को सुनने के लिए कि आखिर वो क्यों अमाउंट नहीं ले रहा, क्यों वो रेंट नहीं रिसीव कर रहा, तो वो जो नोटिस सर्व किया जाना है गवर्नमेंट की तरफ से, रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, उसकी पेमेंट देने के लिए टेनेंट तैयार है। तो अगर तो तैयार टेनेंट की बोनाफाइडी भी शो हो जाती है और सेकंड कंडीशन क्या है कि ही इज़ रेडी टू पे द फ़ी ऑफ नोटिस, तो फिर ऐसे सूरत में जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके साथ फिर शेल का वर्ड यूज़ होगा कि वो वहाँ पर वो बाउंड हो जाता है कि वो ऐसे सूरत में फिर जो रेंट की अमाउंट है वो अपने पास डिपॉजिट करे, जमा करे, और साथ ही वो क्या करेगा, ही इज़ बाउंड कि वो जो कंसर्न लैंडलॉर्ड है उसको वो नोटिस सर्व कर देगा ताकि वो वहाँ पर अपीयर हो और वो अपना मौक़िफ़ बयान करे और रेवेन्यू ऑफिसर दोनों तरफ की पार्टीज़ को सुनते हुए एक मुदब्बराना फ़ैसला जो है वो सादर फरमाए, बताए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लिहाजा यहाँ पे कितना अच्छा कानून ने उसको भी चांस दिया, लैंडलॉर्ड को भी, कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कोई एक तरफा फैसला नहीं कर लेगा, बल्कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसको बुलाएगा और उसको सुनेगा कि अगर वो इस रेंट के लिए एंटाइटल्ड है तो आखिर वो क्यों लेने से इनकारी है, या अगर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड हैं तो फिर उस सूरत में इस चीज़ को डिटरमिन किया जाए कि एक्चुअली लैंडलॉर्ड है कौन। ठीक है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है अब वो क्या करेगा। अब यहाँ आप देखिएगा सेक्शन की इंटेंशन क्या है। यहाँ अब सेक्शन कह रहा है आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स द रेवेन्यू ऑफिसर मे का वर्ड कहाँ आ जाता है, जहाँ पे कि डिस्क्रिशन दे दी गई। शेल का वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे कि मैंडेटरी कि उसने ऐसा ही करना है। अब मे का वर्ड यहाँ किस क्यों है, क्योंकि फिर उस सूरत में जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको दो ऑप्शन दे दी गई हैं। क्या, either to pay the deposited amount to the person entitled for that और रिटेन टिल द फाइनलिटी ऑफ इशू। यानी अगर जब वो दोनों पार्टीज़ को सुन लेता है और उसको क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली लैंडलॉर्ड कौन है इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है, या अदरवाइज़, तो फिर वो उस शख्स को जिसका जो कि एक्चुअली लैंडलॉर्ड है उसको वो अमाउंट जो है वो पे कर देगा, या फिर वो ये डिसीजन लेगा कि यहाँ पर अभी इनका कोई केस पेंडिंग है फोर्स सिविल कोर्ट के सामने अबाउट द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस सूरत में वो उस चीज़ को जब तक कि वो दावा डिग्री नहीं हो जाता, जब तक कि वो कंसर्न अथॉरिटी से वो चीज़ फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक ये अमाउंट मेरे पास ही रहेगी, रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही इसी तरह जमा होता रहेगा वो रेंट। और जब वो चीज़ फाइनल हो जाएगी कि एक्चुअली वाकई यही शख्स लैंडलॉर्ड है इस प्रॉपर्टी का या एक से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में वो उनमें से किसने रिसीव करना है उसके बारे में क्लैरिफाई हो जाता है कोर्ट से, जहाँ पर कि वो केस पेंडिंग है और उसके नॉलेज में लाया गया है। तो उस सूरत में फिर तब तक के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उस रेंट को अपने पास डिपॉजिट रखने का मजाज है। तो अभी उसके पास दो ऑप्शन आ गए जब वो दोनों पार्टीज़ को सुन लेता है कि या तो वो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो रिलीज़ कर दे एक्चुअल लैंड लॉर्ड की फेवर में, या अगर वो उसको भी खुद भी एम्बिग्विटी है या किसी और जगह वो केस जो है वो पेंडिंग है, ये इशू जो है वो पेंडिंग है, तो वो उस इशू के फाइनलाइज होने तक ये इंतज़ार करे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये डिपॉजिट करने का मकसद मतलब क्या है, इस रेंट को इससे फ़ायदा किस किस को होगा।
तो इसका फ़ायदा जो है ना वो लैंडलॉर्ड को भी होगा और टेनेंट को भी होगा। टेनेंट को इस सेंस में फ़ायदा होगा कि जब उसने ये अमाउंट रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा करवाई हुई होगी तो यहाँ पर उसकी बोनाफाइडी शो हो रही होगी, कि उसकी गुड इंटेंशंस शो हो रही होंगी, कि वो अपना रेंट देने के लिए हमेशा तैयार था, और ऐसी सूरत में उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। उसको इस बुनियाद पर वहाँ से नहीं निकाला जा सकेगा कि जनाब ये डिफ़ॉल्ट कर गया है और उसने लैंडलॉर्ड को अपनी अमाउंट पे नहीं की। तो एक तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई, और दूसरी सूरत ये कि जहाँ पर के टाइटल जो है प्रॉपर्टी पर वो डिस्प्यूटेड है और लैंडलॉर्ड जो है वो क्लियरिफाइड नहीं है कि एक्चुअली कौन एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी पर से रेंट हासिल करने का, तो जो एक्चुअल लैंड ओनर है, लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का, उसकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है तब तक के लिए जब तक कि वो चीज़ फाइनलाइज नहीं हो जाती उसकी एंटाइटलमेंट। तो वो जो एक ख़दशा है कि वो अमाउंट, जो रेंट की अमाउंट है, वो किसी गलत शख्स के पास या अनएंटाइटल्ड पर्सन के पास ना चला जाए, तो उसके लिए उसको भी एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, लैंडलॉर्ड को भी। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें सेक्शन 32 जो है वो फिर एक एक्सेप्शन दे रहा है। वो कह रहे हैं कि नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी सर्वेंट ऑफ स्टेट। कोई भी कानूनी चाराजोई नहीं की जा सकेगी, कोई भी केस नहीं फाइल किया जा सकेगा, कोई उसके खिलाफ दरख्वास्त या एप्लीकेशन नहीं दी जा सकेगी। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी ऐसे स्टेट के ऑफिशियल के खिलाफ जिसने क्या किया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन बाय द आरओ, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, and nothing shall prevent any person entitled to receive the amount of any such deposit from receiving it from a person to whom it has been paid by the revenue officer। यहाँ पर एक एम्ब्रेला दे दी गई लॉ की उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो कि ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या इस अमाउंट को रिलीज़ कर रहे हैं जो कि टेनेंट की तरफ से उसके पास डिपॉजिट करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है कि वो बोनाफाइडली जो फैक्ट एंड फिगर्स उनके सामने रखे गए हैं उनके ऊपर स्क्रूटनाइज करते हुए वो ये काम कर रही हैं। लिहाजा अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई रेवेन्यू ऑफिसर इस मद में टेनेंट की अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करता है या उस शख्स को जो कि एक्चुअली एंटाइटल्ड है उसको वो अमाउंट पे बैक करता है, उसको वो अमाउंट रिलीज़ करता है, तो उसके ये एक्शंस जो हैं ये कहीं पर भी चैलेंज नहीं किए जा सकते। उनके इस काम के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ये काम इन गुड फेथ कर रहे हैं, विद गुड इंटेंशंस कर रहे हैं, इसमें कोई मेलाफाइडीज इन्वॉल्व नहीं है। सो इन ऑर्डर टू सम अप टुडेज लेक्चर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं ये मल्टीपर्पज़ हैं, ये टेनेंट के फ़ायदे के लिए भी हैं और लैंडलॉर्ड के फ़ायदे के लिए भी हैं, कि जहाँ पर कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल जो है डिस्प्यूटेड होता है, कि लैंडलॉर्ड जो है वो क्लैरिफाइड नहीं होता, या लैंडलॉर्ड की एंटाइटलमेंट पर झगड़ा होता है, या एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या वहाँ पर लैंडलॉर्ड की मेलाफाइडी इंटेंशन होती है कि वो टेनेंट को वहाँ पर डिफ़ॉल्टर साबित करते हुए उसको वहाँ से इजेक्ट करना चाहता है, या वो उसका जो रेंट की अमाउंट है वो धोखाधड़ी से खा लेना चाहता है और उसको जानबूझ के रसीदें नहीं फराहम करता। तो ऐसी सूरत में ये लॉ जो है वो एक तरफ तो टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है कि वो ये कहता है कि टेनेंट जो है वो अपनी बोनाफाइडीज शो करते हुए उस रेंट को रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा करवाएगा, ताकि कोई भी उसके अगेंस्ट एडवर्स यानी कि उल्टा फ़ैसला ना लिया जा सके, जो उसके मुखालिफ फ़ैसला है वो ना लिया जा सके। और इसी तरह से कोई ऐसा लैंडलॉर्ड जो कि एक्चुअली उस रेंट की अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड हो, उसको
किसी कमी पेशी की वजह से, उसकी किसी गफलत की वजह से या लाइल्मी की वजह से उसको वो रेंट की जो अमाउंट है उससे महरूम ना कर दिया जाए, बल्कि वो अमाउंट सेफली रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा रहे। और फिर जब वो एक्चुअली पता चल जाए कि वो कौन एक्चुअली लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का, जिस जो कि उसका हकदार है, तो वो अमाउंट उसको दे दी जाए। और तब तक एज ए कस्टोडियन जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो इस रेंट को अपने पास रखने का मजाज है। तो लिहाजा ये तमाम तर प्रोसीजर है कि जहाँ पर कि टेनेंट अपनी जो रेंट की अमाउंट है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा करवा देगा पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंडर। ठीक है जी, तो इसको आप देख लें। और किसी भी किस्म का अगर आपको अभी भी कोई एम्बिग्विटी बरकरार हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।